हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर फर्स्ट रियल आंसर अपना चल रहा था। चैप्टर 3 अपन कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट अपना चैप्टर 4 देखिएगा। चैप्टर 4 आपका क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सातत्य। अब ये टॉपिक अपन पहले पढ़ चुके हैं, वो याद हो तो छोटी क्लास में जो 12th वगैरह में अपने टॉपिक आता था लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सातत्य वाला, तो वहां जो अपने पास लिमिट और कंटिन्यूटी आती थी वो लिमिट और कंटिन्यूटी एक वेरिएबल के लिए आती थी। ठीक है, मतलब ओनली एक्स का काम चलता था। लेकिन अब जो सेकेंड ईयर में हमारे पास लिमिट और कंटिन्यूटी आ रही है, सीमा और सातत्य आ रहा है, वो आ रहा है कितने वेरिएबल के लिए? दो वेरिएबल के लिए। कितने वेरिएबल के लिए आ रहा है? वो दो वेरिएबल के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पर किस तरीके से मिलेगी देखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक टर्म्स हैं, उनको अपन समझ लेते हैं और देख लेते हैं, और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहले अपना है धनात्मक व ऋणात्मक फलन, पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन। ठीक है, कि पॉजिटिव फंक्शन क्या होता है और नेगेटिव फंक्शन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक समवर्त अंतराल ए बी लिया, क्लोज इंटरवल ए बी, उसमें कोई फंक्शन एफ डिफाइन है, वो पॉजिटिव या धनात्मक होगा यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? धनात्मक या पॉजिटिव, जहां x बिलोंग करेगा a से b में, मतलब x की जो वैल्यू है इस समवर्त अंतराल ए बी में से या क्लोज इंटरवल ए बी में से बाहर निकाली जाएगी। अच्छा, ए बी में परिभाषित फलन f ऋणात्मक होगा यदि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। सीधी सीधी बात है। यदि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव फंक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर समवर्त अंतराल या फिर पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल ए बी में। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना कि ए बी में अ फंक्शन एफ इज पॉजिटिव, ए फंक्शन एफ इज पॉजिटिव इन इंटरवल ए कॉमा बी, इन इंटरवल ए कॉमा बी इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ए फंक्शन एफ इज नेगेटिव इफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो सीधी सीधी बात है कि यदि हमारा फंक्शन f यदि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव फंक्शन है, और यदि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव फंक्शन है। x की वैल्यू कुछ भी हो, इस पर कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू फंक्शन में रखने पर मुझे क्या मिल रहा है वो डिपेंड करता है। x की वैल्यू यदि फलन में रखने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेगेटिव फंक्शन है, धनात्मक फलन और ऋणात्मक फलन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है सम या विषम फलन, इवन और ऑड फंक्शन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं बचपन में। क्या कहता है ये? कोई फंक्शन f, मतलब एक समवर्त अंतराल a भी लिया मैंने, उसमें परिभाषित कोई फलन f है, वो सम होगा, मतलब इवन होगा। कब? कि यदि x की जगह माइनस एक्स रखने पर फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, वही फंक्शन f(x) आ जाए। कि सर मतलब ये कोई फंक्शन आपको दिया जाएगा, आप उसमें x की जगह क्या रखोगे? माइनस एक्स रखोगे, और वही फंक्शन यदि फिर से आ जाता है, वही फलन यदि फिर से आ जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सम फलन या फिर इवन फंक्शन। किसी उदाहरण देखिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, यदि सर मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूं तो आप कॉस क्या रखोगे? माइनस एक्स रखोगे। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू आप खूब अच्छे से जानते हो कॉस एक्स होता है, और ये फिर से मेरा क्या आ गया? फंक्शन एफ एक्स आ गया। मतलब यदि f माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाता है, f माइनस एक्स करने पर एफ एक्स आ जाता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? सम फंक्शन या फिर सम फलन या फिर इवन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? सेम प्रोजेक्ट यहाँ पर कि जो cos x है वो कैसा है? इवन फंक्शन है या फिर सम फलन है। क्यों? क्योंकि cos x में x की जगह माइनस एक्स रखने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही की वही वैल्यू फिर से आ जाती है। ठीक है, आगे सुनो। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? विषम फलन की या फिर ऑड फंक्शन की। इसमें क्या होगा? x की जगह माइनस एक्स रखने पर पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। किस एग्जाम्पल देखिएगा, यहां समझा रहा हूं। एग्जाम्पल देखो ध्यान से कि एफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया साइन एक्स। ठीक है जी, चलो तो x की जगह माइनस एक्स रखो तो आएगा साइन x की जगह माइनस एक्स। साइन में माइनस यदि रखोगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस का कितना? साइन एक्स, और ये कितना आ गया? कि सर माइनस का एफ एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आ गई। क्या हो गया ये? माइनस का एफ एक्स। तो x की जगह माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आया ना, तो जो साइन एक्स वाला है वो कैसा है? ऑड है, मतलब विषम फलन है। और cos x वाला कैसा है? सम फलन है, मतलब इवन फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये आपकी दो बातें कंप्लीट हुई। एक तो धनात्मक और ऋणात्मक फलन, पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन। यदि कोई फलन का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव है तो नेगेटिव फंक्शन है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। सम और विषम का यही सिस्टम है कि यदि x की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई फर्क ना पड़े तब तो वो सम फलन है,
और x की जगह -x रखने पर वो नेगेटिव हो जाए, तब वो कैसा है, विषम फलन या फिर ऑड फंक्शन है। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, चलिएगा नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब हम बात करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में, फलन की सीमा के बारे में। ठीक है, कि फलन की सीमा क्या होती है, कब डिफाइन होती है, और किस तरीके से अपन इसको पढ़ते हैं और किस तरह के क्वेश्चन में इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, शुरुआत अपन करेंगे बेसिक से ही, जो अपन ने पढ़ के आ चुके हैं अपन 11th 12th में, लिमिट के बारे में, सीमा के बारे में, वहीं से अपन टॉपिक को उठाएंगे और धीरे धीरे अपन सेकेंड ईयर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सुनो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें इधर तो है पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर मेरा क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। बीच में कोई एक नंबर ए है कहीं ना कहीं, कहीं पता नहीं कहां पे, बीच में तो 0 होता है, इसके मध्य में कोई नंबर ए है। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, इस ए पर जाने के रास्ते कितने हैं? कि सर 2 रास्ते हैं, एक तो आप इधर से जा सकते हो ए पर, ठीक है, एक्स, और एक आप इधर से जा सकते हो एक्स पर, ये वाला एक्स। मतलब इस ए पर जाने के 2 रास्ते हैं एक तो मैं जा सकता हूं लेफ्ट साइड से, और एक मैं जा सकता हूं किस साइड से, राइट साइड से। ठीक है, यदि मैं लेफ्ट साइड से जाने की बात करूंगा, बाईं ओर से जाने की बात करूंगा, तो उसको बोल देंगे बाईं सीमा, और यदि मैं दाईं ओर से आने की बात करूंगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, दाईं सीमा। तो यदि किसी पॉइंट की ओर, यदि किसी बिंदु की ओर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तब तो वो बाईं सीमा है, और राइट साइड से आ रहे हैं तब वो दाईं सीमा है। मेरी बातें क्लियर हुई? कि सर हो गई। आगे सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर बाईं और दाईं सीमा की बात तो हो गई। ठीक, सबसे बड़ी चीज ये है कि लिमिट ऑफ फंक्शन है, उसे 2 पार्टीशन कर लिए मैंने, एक तो बाईं सीमा और एक दाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो तब तो बाईं सीमा है, और आप यदि राइट हैंड साइड से आ रहे हो तब आपकी दाईं सीमा है वो, है ना। अब आगे सुनिएगा मेरी बात को। अब इसको दर्शाने के तरीके क्या क्या होते हैं, एक तो इसको दर्शाते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स से, एक शो करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एफ एक्स से, एक शो करते हैं f a माइनस 0 से, और एक शो करते हैं f a माइनस से। मतलब 4-5 तरीकों से इसे शो किया जाता है। एक तरीका और है कि जो अपन बचपन में पढ़ते थे कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ऐसे भी इस लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाते हैं, और अधिकतर मैं इन्हीं को काम में लेने वाला हूं। h क्या है, h एक बहुत छोटी राशि है ना, बहुत अल्प राशि है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। राइट हैंड लिमिट का सीधा सिस्टम है, आप दाईं ओर से आओगे तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 एफ। ये शो करने के तरीके हैं, ये दर्शाने के तरीके, दिखाने के किस तरीके से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को दर्शाते हैं। f a प्लस 0 से शो कर सकते हो और f a प्लस से शो करते हो। और लास्ट में आपको बता दो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h से भी इसको अपन शो करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये कि सर आ गई, ये वाला और ये वाला सेम है, x की जगह 0 रख दोगे, ये वाला और ये वाला भी सेम है, x की जगह क्या रख दोगे, 0। अब ये बात तो हुई लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की, लेकिन अब जो हमें समझना है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट जो है ना, उसकी सहायता से या उसकी हेल्प से अपन लिमिट को कैसे डिफाइन करें। ध्यान रखिएगा, एक बात लिख रहा हूं कि किसी फलन की सीमा का अस्तित्व तभी होगा, किसी फलन की सीमा का अस्तित्व तब ही होगा, किसी फलन की सीमा का अस्तित्व तब ही होगा, या अस्तित्व होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिएगा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन exists, limit of a function exists
इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि जो दाई सीमा है वो बराबर हो किसके, बाई सीमा के। यदि दाई सीमा और बाई सीमा दोनों बराबर है तो फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब बाई सीमा को लिखने का तरीका कि सर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, और दाई सीमा को लिखने का तरीका कि सर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आप दाई ओर से फलन की ओर जाओ चाहे बाई ओर से फलन की ओर जाओ, दोनों वैल्यू क्या आता है, समान, दोनों के मान क्या आ जाए, समान, तब जाके उस लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, और इधर लिख सकते हो कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने एक लाइन और लिखी है, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये LHL और RHL बराबर होने चाहिए, या LHL और RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये तो पढ़ते हैं अपन इफ एंड ओनली इफ में, दोनों तरफ से चीजें प्रूफ होती है हमारी। तो सीधी सी बात है, किसी फंक्शन की लिमिट यदि एग्जिस्ट देखनी है कि वो विद्यमान है या फिर नहीं है, परिभाषित है या नहीं है, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है यही है कि फलन विद्यमान, फलन की सीमा विद्यमान तब ही होगी जब उसकी दाई सीमा और बाई सीमा दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चलो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, छोटा सा एग्जांपल उठा रहा हूं, एक एग्जांपल नंबर 4.08, जो कि आपसे कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0, प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स विद्यमान नहीं होगा। मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखिएगा ध्यान से। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट या किसी भी फलन की सीमा तब ही विद्यमान होती है जब उसकी दाई सीमा और बाई सीमा दोनों क्या हो, बराबर। मतलब RHL और LHL दोनों बराबर होंगे ना, तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कि सब देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूं RHL, मतलब दाई सीमा। क्या निकाल रहा हूं मैं, दाई सीमा। कि सर कैसे, फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। ठीक है सर, ए क्या होता है, ए वो बिंदु होता है या वो पॉइंट होता है जिस पर क्वेश्चन बात करता है। तो क्वेश्चन बात कर रहा है किस पे, 0 पर, तो ए इक्वल टू में क्या रखूंगा, इसमें 0, ए इक्वल टू में क्या रखूंगा, 0। तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। तो ये कितना हो गया कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, तो एफ एच ही हो गया। ठीक है ना, चलिएगा। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ एच की वैल्यू क्या होगी, x की जगह h रख दो, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच, कितना आएगा, e की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। सही है क्या, कुछ नहीं किया, x की जगह मैंने क्या रख दिया, h रख दिया। ठीक, अब यदि इसमें लिमिट अप्लाई करते हो तो e की पावर 1 अपॉन 0 होगा, 1 अपॉन 0 होगा इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। तो सॉल्व करने में दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से h e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच मैंने यहां से भी कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच, इससे तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही h की लिमिट 0 रखोगे तो 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0, तो e की पावर हो गया इन्फिनिटी। भाई जैसे h का मान 0 रखोगे ना तो e की पावर 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0। मतलब ये कितना आ गया कि सर 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई, RHL, मतलब दाई सीमा कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, दोबारा सुनो। ये फंक्शन था मेरे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लिमिट विद्यमान नहीं है, सिद्ध करो। मतलब इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, जब उसकी दाई सीमा और बाई सीमा दोनों बराबर नहीं हो, मतलब उसकी LHL और RHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यदि इक्वल नहीं है ना, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये चेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, RHL निकाला मैंने, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दाई सीमा। इसके लिए ये बराबर क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस हो गया कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस एच करोगे तो h आ जाएगा। दिए गए फंक्शन में x की जगह क्या रख दो आप, h रख दो, तो हो गया e की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक,
लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां से और यहां से मैंने e की पावर 1/h कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि यदि यहां मैं लिमिट अप्लाई कर देता तो e की पावर 1/0 इन्फिनिटी होता, e की पावर इन्फिनिटी जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी -1 करोगे तो 0 बढ़ जाएगा, मतलब दिक्कत आएगी। तो मैंने ऊपर नीचे से e की पावर 1/h को कॉमन ले लिया। जैसे ही यहां मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो e की पावर 1/0 होगा, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 1/∞ कितना होता है? 0 होता है, 1/अनंत, ठीक है। तो 1 - 0 / 1 + 0 1 आ गया। ऐसे ही मैं निकालता हूं LHL, मतलब इसकी दाईं सीमा। LHL जिसको मैं क्या बोलता हूं? बाईं सीमा। फॉर्मूला बताइए कि सर फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। क्यों? क्योंकि बात चल रही है किसकी? 0 की। एक ही चार्ज 0 रख दी तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h करोगे कितना आएगा? सर -h आएगा। 0 - h करो कितना आएगा? माइनस का h आएगा। तो x की जगह क्या रख दो? माइनस का h। तो e की पावर माइनस का 1/h माइनस 1 e की पावर माइनस का 1/h + 1। कोई दिक्कत? x की जगह माइनस का h रख दिया, ठीक है। चलो तो ये आ गया सर लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, e की पावर -1/h को 1/e की पावर 1/h लिख सकते हैं कि सर? हाँ। e की पावर -1/h को e की पावर 1/h + 1 लिख सकते हैं सर? हाँ लिख सकते हैं। जैसे ही h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0 होगा, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, तो e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा भाई। जैसे ही h टेंड्स टू 0 रखोगे तो 1/0 होगा, 1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, e की पावर इन्फिनिटी होगा, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना हो गया? 0। तो ये आ गया 0 - 1/0 + 1, तो वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब ये कैसे हो रहा है बता देता हूं मैं आपको। देखो सुनो, ऐसे होगा, e की पावर 1/0 बनेगा, है ना, और इसको बोलेंगे e की पावर इन्फिनिटी, जो कि खुद क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और 1/∞ आप खूब अच्छे से जानते हो कितना होता है कि सर ये तो 0 होता है, सही है। तो देखो RHL तो कितनी आ रही है? 1, LHL कितनी आ रही है? -1। दोनों इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही। मतलब जो दाईं सीमा RHL है वो इक्वल नहीं है किसके? बाईं सीमा LHL के। दाईं सीमा इक्वल नहीं है किसके? बाईं सीमा के। RHL नॉट इक्वल टू LHL। तो आप इंप्लाइज करके क्या बोलोगे कि सर जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx विद्यमान नहीं है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है या फिर डजंट एग्जिस्ट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर आ गई। तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कब? जब RHL और HL इक्वल नहीं हो, और यदि RHL और HL इक्वल आ जाते हैं तो 100% लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी या फिर विद्यमान होगी, ठीक है। चलिए नोट करिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है लिमिट से रिलेटेड है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी या फिर सातत्य या संततता जैसे आप बोलते हो। अब इस संततता शब्द का मतलब क्या है ना? कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो कंटिन्यू से बना है, कंटिन्यूटी जो वर्ड है वो कंटिन्यू से बना है, मतलब संततता जो शब्द है वो सतत से बना है। सुनिएगा ध्यान से, संततता जो शब्द है, संततता वो सतत से बना है। किससे बना है भैया? सतत। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है, बिना रुके बिना टूटे, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूटी, कंटिन्यू बोल देते हैं, सतत बोल देते हैं। जो समझा रहा हूं उसको फोकस करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। कोई फंक्शन ऐसा हो, कोई फलन ऐसा हो जो उसके डोमेन में, मतलब उसके प्रांत में, प्रांत होता है जहां से जाता है वो परिभाषित है, प्रांत उसे बोलते हैं जिसमें वो परिभाषित है या फिर डिफाइंड है। कोई भी फंक्शन, एक बात ध्यान रखने का, ये कंटिन्यूटी की जो वाला सिस्टम है ना, पूरा का पूरा, ये सारा का सारा आपका थर्ड ईयर में भी काम आने वाला है। कंटिन्यूटी जो कॉन्सेप्ट है या संततता जो टॉपिक है वो आपका थर्ड ईयर में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके हिसाब से चलिएगा आप ध्यान से। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। कि कोई भी फंक्शन f(x) अपने डोमेन में डिफाइन है, ठीक है, मतलब कोई भी फलन f(x) अपने प्रांत में क्या है? परिभाषित है। तो अपने प्रांत में वो संतत होगा या अपने डोमेन में वो कंटिन्यू होगा यदि उसका जो ग्राफ है वो कभी भी उसमें टूटे नहीं, मतलब लगातार उसका ग्राफ बनता चला जाए, लगातार उसका ग्राफ कंप्लीट हो चला जाए, कहीं भी नहीं रुके और कहीं भी नहीं टूटे। कि सर कुछ समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनिएगा, देखो सुनो, अभी डेफिनेशन आप ध्यान मत देना, अभी कल समझने की कोशिश करिएगा। जैसे f(x) = sin x है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं, ध्यान से सुनना, तो कुछ इस तरह की टेबल बनेगी, जितनी वैल्यू ले सकते हो तो ले लो। यहां पर x और यहां पर f(x),
यदि x की वैल्यू 0 रखता हूँ साइन 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 रखता हूँ तो साइन π/2 की वैल्यू 1, x की वैल्यू पाई रखता हूँ तो 0, माइनस का π/2 रखता हूँ तो माइनस का 1, और यदि 2π रखता हूँ तो कितनी आएगी सर, 0 आएगी। यही तो होता है, ठीक है। अब यदि इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा कि सर यहाँ तो रहेगा 0, यहाँ मैंने ले लिया π/2, यहाँ मैंने ले लिया पाई, यहाँ पर ले लिया 3π/2, यहाँ पर कितना आ गया 2π। अगर इधर चलूँ तो मैं सर इधर माइनस का π/2, इधर माइनस का पाई, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको ही 3π/2 बोलते हैं अपन। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है कि सर 0 है। अच्छा, यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर क्या ले लिया -1। साइन 0 की वैल्यू 0, π/2 पर 1 है तो यहाँ पहुंचेगी, पाई पर 0 बना चुके आप पहले, छोटी क्लासों में आपने कहना कि बनाया होगा ये, है ना। 3π/2 पर कितनी है -1 तो ये नीचे चली जाएगी, फिर 2π पर कितनी है 0 पर यहाँ चली जाएगी, और इधर चलोगे तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता ही नहीं बनता है कि सर हाँ बन रहा है इसका ग्राफ ऐसे, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा ऐसे, और फिर इसमें भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं। सेम यदि मैं इधर चलूँ तो ये इधर से ऐसे बढ़ता चला जाता है, अरे बनता है नहीं बनता है कि सर हाँ बनता है। तो क्या इसका ग्राफ और इसका जो डोमेन है ना वो ऐसे -π/2 से +π/2 तो होता है, प्रांत से आप बोलते हो। तो मुझे एक बात बताइए, ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या कि सर ये तो कहीं नहीं टूट रहा, आगे कहीं टूटेगा, कहीं नहीं टूटेगा, बढ़ता चला जाएगा, इधर कहीं टूटेगा, कहीं नहीं टूटेगा। तो ये जो ग्राफ है इसका f(x = sin x) का ग्राफ है, कभी टूट नहीं रहा। तो f(x = sin x) कैसा फंक्शन है कि सर ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन है या फिर ये हमारा संतत फलन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनिएगा, जैसे मैं एक और बना रहा हूं, जैसे मैंने f(x = tan x) बनाया, ठीक है। tan x की टेबल बनवाइए मुझे कि सर tan x की टेबल ये बनेगी, यहां पर लिखा x, यहां पर लिखा f(x), x की वैल्यू 0 तो tan 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 ले लो, ठीक है। तो π/2 पर आपको पता है इन्फिनिटी हो जाता है tan, तो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। उसके बाद लोगे पाई तो 0 ही आएगा, फिर लोगे 3π/2 मतलब माइनस का π/2 तो वो कितना आ जाएगा, वो -∞ आएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इसका ग्राफ जैसे मैं बनाने लगूंगा तो सिचुएशन देखो कैसी क्रिएट होगी, ध्यान से देखना आप, है ना। यहाँ पर x है, यहाँ x' है, यहाँ y है, यहाँ पर y' है, यहाँ पर 0 है, उसके बाद है π/2, उसके बाद है पाई, फिर है 3π/2, उसके बाद कितना है 2π, यहाँ पर है माइनस का π/2, फिर है माइनस का पाई, फिर माइनस का 3π/2, ऐसे बढ़ता जा रहा है। 0 पर तो 0 है ही वैल्यू, π/2 पर इन्फिनिटी है, मतलब इस π/2 पर वैल्यू कहाँ चली गई, इन्फिनिटी चली गई, मतलब कुछ ऐसी अनंत स्पर्शी बनेगी इसकी। और माइनस के π/2 पर इन्फिनिटी चली गई, ठीक है, ये लो सारी चली गई। तो π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, देखो एक बार ढंग से, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा कि सर बनेगा बनेगा बनेगा, और ये बन गया ऐसा, सही है क्या सर, बिल्कुल सही है। ऐसे ही यदि मैं आगे बढ़ता हूं यहां तक देखता हूं तो ये ग्राफ फिर से ऐसा बनेगा कि 3π/2 पर जाएगी कितनी, इन्फिनिटी, और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये चीजें क्या होंगी, बार 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 ये ऐसा रिपीट होगा। अगर देखा जाए तो देखो tan x का जो ग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, tan x का जो ग्राफ है वो फिर से ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये ऐसे ही ऐसे बार बार बनता चला जाएगा। tan x का ग्राफ यहां से बनना चालू हुआ, बनता गया बनता गया बनता गया, यहां टूट गया, फिर उसके आगे भी तो बनेगा फिर ये, तो ये बार बार क्या होगा, ऐसे ऐसे बनता चला जाता है, आगे टूटता बनता चला जाता है। तो इसके हिसाब से tan x क्या होना चाहिए था कि सर tan x होना चाहिए था डिसकंटिन्यू या फिर असंतत, जो टूट रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि यदि tan x की मैं डोमेन की बात करूं, यदि tan x के मैं प्रांत की बात करूं, तो जो tan x का प्रांत है ना वो यहां से लेकर यहां तक होता है। tan x का जो डोमेन है ना -π/2 से कहां तक होता है, +π/2 तक होता है। तो -π/2 से +π/2 तक कहीं इसका ग्राफ टूट रहा है क्या कि सर नहीं टूट रहा। आप इससे आगे जाओगे तो इसका ग्राफ टूटेगा, आप यदि इससे आगे जाओगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, टूटेगा। लेकिन -π/2 से +π/2 में ग्राफ इसका कहीं नहीं टूट रहा है। तो tan x यदि देखा जाए ना तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए या फिर रियल नंबर्स के लिए तो क्या है, डिसकंटिन्यू है, मतलब असंतत है। लेकिन बात करी जाए इसके खुद के डोमेन की, डोमेन मतलब इसका प्रांत जहां पर ये डिफाइन है वो है -π/2 से +π/2, उसमें कहीं ग्राफ टूट नहीं रहा है, इस वजह से उसमें क्या है, ये संतत है या फिर क्या है, ये कंटिन्यू है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यही है कि कंटिन्यूटी
ये संततता का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन के ग्राफ से है। हर फंक्शन दुनिया का एक ग्राफ को शो करता है, आपसे बने नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन हर फंक्शन, जितने भी फलन आप देखेंगे दुनिया में दुनिया में आप जितने भी फलन देखेंगे सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी फलन होंगे सारे के सारे फलनों का क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, सारे के सारे फंक्शन का ग्राफ बनेगा। यदि अपने डोमेन में या अपने प्रांत में, प्रांत डोमेन क्या कहते हैं, जिस पर वो परिभाषित रहता है, ठीक है। और अभी हल्का हल्का यही समझो आप कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा एरिया जिसमें फंक्शन क्या हो डिफाइन है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसका प्रांत या फिर डोमेन बोलते हैं, ठीक है। उस डोमेन में या उस प्रांत में फलन का वक्र न टूटे, मतलब उस फंक्शन का जो भी कर्व बन रहा है ना, उसका ग्राफ बन रहा है, वो टूटना नहीं चाहिए, तब तो उसे अपन क्या कर देते हैं, कंटिन्यू फंक्शन, या फिर उसे क्या कर देते हैं अपन, संतत फलन। तो ये तो हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं सर आपने जितना भी समझाया सबका सब तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने डायग्राम बना बना के समझाया। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, गणितीय रूप में इसे कैसे लिखा जाएगा, वो मेन मुद्दा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसको किसमें, गणितीय रूप में या फिर मैथमेटिकल। तो देखिए, फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होगा। फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विद्यमान है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) क्या है, विद्यमान है, और एफ ए के क्या है, बराबर है। एफ ए के क्या है, बराबर है। अब एफ ए का मतलब क्या है कि सर x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर एफ एक्स का मान, x इक्वल टू ए पर एफ एक्स का मान। पहले बार इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, उसके बाद समझाता हूं इसको कि फंक्शन f विल बी कंटिन्यू, फंक्शन f विल बी कंटिन्यू at x equal to a in its domain. A function f will be continue at x equal to a in its domain if and only if limit x tends to a f(x) exists, if and only if limit x tends to a f(x) exists and इक्वल टू एफ ए, एंड इक्वल टू एफ ए, ठीक है मेरी बात। तो ध्यान से सुनिएगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, विद्यमान हो, और एफ ए के क्या हो, वो बराबर हो। तो अब सब ये विद्यमान कब होगा, ये एग्जिस्ट कब करेगी, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स विद्यमान कब होगा, या लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कब करेगा, कि सर लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट जब करेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट जब करेगा जब उसकी दाई सीमा और बाई सीमा दोनों क्या हो, बराबर हो, मतलब उसकी RHL और LHL क्या हो, बराबर हो, तभी कोई लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए तो है, ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये विद्यमान कब होगा, जब इसकी दाई सीमा RHL यही तो होती है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दोनों बराबर हो, और ये फंक्शन एफ ए के बराबर हो। एफ ए का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। एफ ए का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट x इक्वल टू ए। x बराबर a पर फलन एफ एक्स का मान, जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा ना उसमें आपको x से क्या रख देना है, a रख देना है। ये सारा कुछ आप 12th में पढ़ के आ चुके हो, पहले 12th में आपने सब कुछ पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। इसके बिना तो आपकी अवकलन समाकलन डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा फंडा है, दाई सीमा और बाई सीमा और फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे बात चल रही है। यदि ये तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यू या फिर संतत कहलाता है, वरना संतत नहीं कहलाता। और ये जो प्रॉपर्टी जो है, ये गुण जो है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, कंटिन्यूटी या फिर संततता, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और डिसकंटिन्यू कब होगा, असंतत कब होगा, जब ये इनमें से कोई भी एक चीज इक्वल नहीं होगी, ये इसके इक्वल नहीं हो, ये इसके इक्वल नहीं हो, ये दोनों इक्वल नहीं हो, ये वाला इसके इक्वल नहीं हो, तो कुछ भी हो, जहां भी हल्का सा अनइक्वल दिखा वहीं वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू या फिर असंतत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा आप इसे नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो है अपने पास सातत्य की कोशी परिभाषा, कि कोशी डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कोशी ने कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहा और उसने क्या समझाया, उसके बारे में अपन को अब देखना है।
एक बात ध्यान रखने का, ये जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सेकेंड ईयर में आई है और साथ साथ आपके थर्ड ईयर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। सेकेंड ईयर में तो होगा पूरी में, थर्ड ईयर में भी इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको। पहले हिंदी में समझा रहा हूं, फिर इंग्लिश समझाऊंगा बाद में। फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान हो कि मॉड fx माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो, जबकि मॉड x माइनस ए लेस देन क्या हो, डेल्टा हो। कहना क्या चाह रहा है, पहले लिख लो डेफिनेशन, फिर बताता हूं कि ये फंक्शन fx, ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ डोमेन, पॉइंट ऑफ डोमेन, इसके डोमेन का पॉइंट है ना। इफ एंड ओनली इफ if and only if for any epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0 there exist delta greater than 0 such that mod fx minus fa less than हो epsilon for all mod x minus a less than हो delta। ये इसकी डेफिनेशन हो गई किसमें, इंग्लिश में। कहना क्या चाह रहा है समझिएगा। दो पॉइंट, एक पॉइंट है x इक्वल टू ए, ठीक, उसकी ओर आप अग्रसर हो रहे हो, लिमिट होने का मतलब उसकी ओर अग्रसर होना, उसकी ओर जाना, एक तरह से देखा जाए तो, कि ए पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब ए बिंदु पर कोई फलन संतत होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एक अलग धनात्मक राशि, बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन क्या हो एप्सिलॉन, जबकि मॉड एक्स माइनस ए लेस देन क्या हो डेल्टा। समझने की कोशिश करो कहना क्या चाह रहा है कि देखो दो सिचुएशन चल रही है। ये वाली जो सिचुएशन है वो तो है पॉइंट्स के लिए, और ये वाली जो सिचुएशन है उन पॉइंट्स पे फंक्शन के लिए है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वाली सिचुएशन किसके लिए है, पॉइंट्स के लिए। एक्स और ए पॉइंट तो है, एक्स तो क्या वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है, ए क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और जो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए है ये फंक्शन की वैल्यू है दोनों के दोनों पॉइंट्स पर। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप ए के पास जा रहे हो, देखो सुनो, यही समझाया था मैंने कि सर ये तो नंबर लाइन है, यहां इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां नेगेटिव इन्फिनिटी, मध्य में कहीं कौन बैठा है, ए। तो ए के पास जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप लेफ्ट से जा सकते हो या फिर राइट से जा सकते हो। तो x एक पॉइंट है जो पहले यहां पर था, उसने चलना प्रारंभ किया इधर a की ओर। तो जैसे जैसे आप x की ओर जाओगे, a की ओर, मतलब x जो है जैसे जैसे a की ओर जा रहा है, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मतलब है कि x की और a के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। x माइनस ए लेस देन डेल्टा मतलब क्या है कि x की और a की जो बीच की दूरी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये डेफिनेशन ये कह रही है कि जब x की और a की जो दूरियां हैं बीच की, जो उनका डिफरेंस है या उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है, तो इनके संगत या इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके फंक्शन होंगे इनके संगत या इनके करस्पॉन्डिंग जो इनके फंक्शन होंगे, फलन होंगे, उनके बीच की दूरियां भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब वो भी क्या आने चाहिए, पास पास आने चाहिए। तो जैसे जैसे ये x a के पास जा रहा है जैसे जैसे ये x a के पास जा रहा है, वैसे वैसे एफ एक्स किसके पास जा रहा है, एफ ए के पास जा रहा है। इसका मतलब मैं आपको पिछले चैप्टर में खूब काफी बार अच्छे समझा चुका हूं। मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए का मतलब क्या है, एफ एक्स का मतलब है एक्स पॉइंट पर फलन की वैल्यू, फंक्शन का मान, और ये ए बिंदु पर फलन का मान। एक्स बिंदु पर और ए बिंदु पर फलन के मान का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है, मतलब बहुत छोटी संख्या से भी छोटा है। यदि दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस है या अंतर है बहुत छोटी संख्याओं से भी छोटा हो, दो चीजों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, बहुत छोटी संख्याओं से भी छोटा हो, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों बहुत ज्यादा पास पास है, दोनों बहुत ज्यादा पास पास है। तो मेरी बात को समझिएगा, x और a जो पॉइंट है, जब x a के पास आ रहा है, चाहे लेफ्ट से है चाहे राइट से है, उसका मतलब नहीं है, आ रहा है लेकिन पास, ठीक है। तो जैसे जैसे x और a के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, जैसे जैसे x और a के बीच में दूरियां कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे उनके करस्पॉन्डिंग, उनके संगत जो उनके फंक्शन है, फलन है, f(x) और f(a), उनके बीच की दूरियां भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था कोशी भाई साहब ने, कोशी ने आपसे ऐसा कह चुका है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो गई होगी। डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, अब यदि संततता यदि हमारे पास है, मतलब कंटिन्यूटी यदि हमारे पास है, तो उसका जो अपोजिट होगा उसको क्या असंततता भी होगी ना कहीं। भाई देवता है तो दानव भी होंगे, सीधी सी बात है। तो जब संततता का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, मतलब हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो हमें डिसकंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, और वही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुनो, असंतत या फिर डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जो कंटिन्यूस नहीं है वही डिसकंटिन्यूस है, जो संतत नहीं है वही क्या है? असंतत है। कि फलन f प्रांत d के किसी बिंदु a पर असंतत कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन f कैसा है? संतत नहीं है। फलन f प्रांत d के किसी बिंदु a पर संतत असंतत कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन f संतत नहीं है। मतलब डिसकंटिन्यूस कब कहलाएगा? जब कंटिन्यूस नहीं होगा उस पॉइंट पर। तब इंग्लिश में लिखेगा ना, function f is discontinuous at the point a of its domain. Function f is discontinuous at point a of its domain if function f is not continuous at this point. If function f is not continuous at this point. ठीक है, सीधी सीधी बात है, कंटिन्यूस नहीं है ना, तो वही क्या है? डिसकंटिन्यूस है। अब क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी के भी टाइप्स होते हैं। भाई कंटिन्यूस होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, मतलब दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान, तीनों चीजें यदि बराबर है ना, तब तो वो क्या है? संतत है। लेकिन यदि तीनों चीजें बराबर नहीं है, किस तरीके से बराबर नहीं? हो सकता है कि दाईं और बाईं बराबर हो लेकिन फलन का मान बराबर नहीं हो सकता है कि दाईं सीमा और फलन का मान बराबर हो, बाईं सीमा बराबर नहीं हो सकता है कि बाईं सीमा और फलन का मान बराबर हो, दाईं सीमा बराबर नहीं हो सकता है तीनों ही बराबर नहीं हो दूसरे के। तो इनके अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स बनाए हुए हैं डिसकंटिन्यूटी के, उनमें अपन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट काइंड देखेंगे, फिर सेकंड काइंड, फिर थर्ड काइंड, इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार आप डेफिनेशन इसको नोट कीजिए डिसकंटिन्यूटी को, फिर अपन इसके टाइप्स पर आते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सबसे पहला पॉइंट है कि प्रथम प्रकार की असंततता, या फिर इसको बोलते हैं क्या? साधारण असंततता। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और सिंपल डिसकंटिन्यूटी की बात चल रही है, क्या होती है समझिएगा। कि इसकी दोनों जो RHL और LHL है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों क्या है? विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों ही इक्वल नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रथम प्रकार की असंततता या फिर साधारण असंततता। बात समझ में आई? किस तरह से? ठीक है, देखो कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, है ना, मतलब जो बाईं सीमा थी इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, वो इक्वल नहीं हो किसके? दाईं सीमा के, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। यदि किसी क्वेश्चन में या यदि किसी फंक्शन के लिए उसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों इक्वल नहीं हो, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? प्रथम प्रकार की असंततता, साधारण असंततता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और सिंपल डिसकंटिन्यूटी अपन इसे बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मैं दो छोटे छोटे टाइप देख रहा हूं, कि एक तो ये लेफ्ट साइड से होती है और एक किधर से होती है? राइट साइड से। तो यदि बात की जाए लेफ्ट साइड से, मतलब बाईं ओर से, यदि बात की जाए किधर से? बाईं ओर से, तो उसमें पता है क्या होगा? कि लेफ्ट वाली इक्वल नहीं होगी, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, ये वाली इक्वल नहीं है किसके? फंक्शन के, और ये इक्वल है किसके? लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। और ये दाईं ओर से कब होगी? जब राइट साइड से, राइट साइड से कब होगी? मतलब दाईं ओर से। तो उसमें क्या होने वाला है कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस है, मतलब बाईं ओर वाला तो बराबर है लेकिन दाईं ओर वाला बराबर नहीं है। तो बात आपको समझ में आई कि सर आ गई? कोई दिक्कत है? कि सर कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड या फिर साधारण असंततता या फिर लेफ्ट साइड से कब होगी? कि जब लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं हो इसके, और राइट साइड से कब होगी? जब राइट साइड से इक्वल नहीं हो। यदि किसी फंक्शन की दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिख देना कि बोथ लिमिट्स LHL एंड RHL एग्जिस्ट। ठीक है, या दोनों सीमाएं विद्यमान हो, दोनों सीमाएं विद्यमान हो लेकिन बराबर नहीं हो, मतलब दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ रही है, डिफाइंड वैल्यू आ रही है, लेकिन दोनों क्या है? इक्वल नहीं है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, या फिर साधारण असंततता, या फिर
प्रथम प्रकार की असंततता। ठीक है, चलिए एक बार इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, सेकंड है मेरे पास निराकरणीय असंततता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब वो नाम ही इसका निराकरणीय है, रिमूवेबल है, कहने का मतलब यदि किसी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी हुई तो उसे कुछ ना कुछ करके हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसको क्वेश्चन को संतत बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि यदि दोनों सीमाएं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, मतलब इसको क्या बोलते हैं, RHL, और भैया ये वाली कौन सी है, LHL। यदि दोनों सीमाएं, इफ बोथ लिमिट्स RHL और HL विद्यमान हो, मतलब एग्जिस्ट करती हो, एग्जिस्ट करे, परिमित हो मतलब डिफाइन हो, डेफिनेट हो, और बराबर हो मतलब इक्वल हो। ठीक है जी, क्या क्या हो, बोथ लिमिट जो है, दोनों की दोनों लिमिट RHL LHL दोनों की दोनों विद्यमान हो, एग्जिस्ट करती हो, परिमित हो मतलब फाइनाइट वैल्यू हो उनकी, कैसी वैल्यू हो उनकी, वैल्यू फाइनाइट वैल्यू हो उनकी। ठीक है जी, और बराबर हो मतलब इक्वल हो, तो उसे अपन, लेकिन एफ ए से भिन्न हो, डिफरेंट फ्रॉम एफ ए, बट एफ ए से क्या हो, डिफरेंट फ्रॉम एफ ए से भिन्न हो, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फिर निराकरणीय असंततता। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है LHL, बाई सीमा, ये दाई सीमा है, दोनों तो इक्वल हैं, परिभाषित है, विद्यमान है, परिमित है और बराबर है, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। इस वजह से क्या है, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या फिर निराकरणीय असंततता। कि सर इसको अब रिमूव कैसे करेंगे, हटा कैसे करेंगे, इसमें एक काम कर सकते हैं कि जो आपको ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है ना, उस फंक्शन की वैल्यू को ऐसा डिफाइन कर दो, ऐसा लिख दो जो इन दोनों के बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, एफ ए की वैल्यू ऐसी दी जाएगी जो इनके इक्वल नहीं हो, लेकिन आप ऐसा लिख दें कि दोनों इक्वल हो, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलिए नोट करिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अपनी है थर्ड, द्वितीय प्रकार का असंतत या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। पता है इसमें क्या होगा कि जो दोनों की दोनों लिमिट है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जो बाई सीमा है और दाई सीमा है, दोनों का ही अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए अपन इसको क्या कह देंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड या फिर द्वितीय प्रकार का असंतत। यदि बिंदु ए पर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स दोनों का अस्तित्व न हो, तो फलन f a पर द्वितीय प्रकार का असंतत कहलाता है। ठीक है, तो इफ एट द पॉइंट x इक्वल टू a, इफ एट द पॉइंट x इक्वल टू a both limits does not exist, both limits do not exist, both limit do not exist
then function f is then function f is discontinuity of second kind, function f is discontinuity of second kind at the point x equal to a, मतलब बोथ लिमिट जो है ना, दोनों की दोनों लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड या फिर द्वितीय प्रकार का असांतत्य। क्लियर, ठीक। थर्ड पे आइए, फोर्थ पे मिश्रित असांतत्य, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब ये मिश्रित और मिक्स्ड में क्या होगा, इसका सीधा साधा फंडा ये है कि दोनों में से एक तो फाइनाइट है और विद्यमान है एक तो फाइनाइट है और एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट में से कोई सी भी, बाईं या दाईं में से कोई सी भी एक जो है वो या तो विद्यमान है और परिमित है, और दूसरी वाली ना तो विद्यमान है ना परिमित है, ठीक है तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित असांतत्य या फिर मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मेरी बात समझ में आई कि इफ एट द पॉइंट x इक्वल टू a बोथ लिमिट्स या फिर ओनली वन लिमिट फ्रॉम बोथ, दोनों में से कोई एक, ओनली वन लिमिट फ्रॉम बोथ, ए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये कौन सी है कि सर ये RHL है, ये कौन सी है LHL है, दोनों में से कोई एक लिमिट है ना, वन लिमिट फ्रॉम बोथ इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, दोनों में से एक विद्यमान भी है और परिमित भी है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, मिश्रित असांतत्य या फिर मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आई कि नहीं आई कि सर आ गई, कोई दिक्कत है, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और रह रही है अपरिमित वाली, इंडेफिनिट वाली, इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपरिमित असांतत्य या फिर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या फिर अपरिमित असांतत्य में क्या होगा कि जो दोनों की दोनों लिमिट है ना वो इनफाइनाइट होंगी, मतलब परिमित नहीं होंगी, अपरिमित होंगी। बोथ लिमिट्स LHL एंड RHL, बोथ लिमिट्स LHL एंड RHL, ये तो राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों की दोनों कैसी है, इनफाइनाइट है या फिर अपरिमित है। तो दोलन तो यदि दोनों सीमाएं, दाईं सीमा या बाईं सीमा, दोनों की दोनों ही यदि अपरिमित है, दोनों की दोनों सीमा कैसी है, अपरिमित है, दोनों की दोनों सीमा कैसी है, अपरिमित है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है दोलन असांतत्य, जिसको अपन बोलते हैं ऑस्किलेटरी डिसकंटिन्यूटी। अब ये दोलन असांतत्य क्या होता है सुनिएगा, जब फलन f बिंदु a के एक या दूसरी ओर दोलन करे तो बिंदु a दोलन असांतत्य बिंदु कहलाता है। अब इसका मतलब क्या, मतलब समझ लो आप, ना डेफिनेशन जान दो बाद में कोई फंक्शन f है या कोई फलन f है, ठीक है, और वो किसी एक पॉइंट a के दोनों तरफ दोलन कर रहा है, मतलब कभी तो इधर की वैल्यू आ रही है, कभी इधर की वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया होगा, एक बार याद हो तो, कि -1 की पावर n की बात चली थी, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे चलता है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैल्यू जो आती है दोलन ही तो करनी है, कभी -1 से +1 पहुंच गए, +1 से फिर -1 आ गए, फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 चलता जा रहा है। तो ऐसी जो डिसकंटिन्यूटी है जिसमें जो फंक्शन f है उसकी वैल्यू ऑस्किलेट करती रहे, दोलन करते रहे, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, दोलन असांतत्य या फिर ऑस्किलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसको लिखिएगा फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। और जितना भी डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको समझाया आप उसे देखें, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, और अपनी क्लासेज लें, नोट्स बनाते चलें साथ साथ इनके,
बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।